हेलो एवरीवन, विकासू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम 3 जनवरी 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। वो होगा 3 जनवरी 2022 का, और यह मेरा सीडीपी होगा। आज के क्लास में हम सीडीपी पेपर 1 का जो पेपर 1 है उसका हम सीडीपी का सेक्शन करने वाले हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए आपके सामने पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने पहला क्वेश्चन। यहाँ पर दिया गया है कि समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रियाएं, जो समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की जो प्रक्रियाएं हैं क्या है। एज ए पर कंटेम्प्रोरी पर्सपेक्टिव द कोर्स ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट इज। पहला यहाँ पे ऑप्शन दिया है बच्चों के लिए समान है और सभी बच्चे एक निश्चित आयु तक आते आते विशिष्ट निर्धारित लक्ष्य अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा यहाँ पर दिया है बहुआयामी है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं। जो बच्चे हैं विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं। तीसरा है का पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता है, यद्यपि विकास सभी के लिए एक दिशात्मक होता है। चौथा है सिर्फ माता पिता से प्राप्त अनुवांशिक गुणों के द्वारा ही निर्धारित होता है। यहाँ पर यदि हम देखें तो इनमें जो है ना मल्टी डायरेक्शन सिंस डायरेक्शन चिल्ड्रेन ग्रो इन वेरियंग कॉन्टेस्ट, मतलब कहने का मतलब हुआ कि विकास जो है ना बहुआयामी है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं। यदि सही ऑप्शन की ओर तलाश करें तो मेरा दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो सही ऑप्शन होगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया पहला दूसरा नंबर का क्वेश्चन है विकास खाली जगह का सिद्धांत बताता है कि गामक कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है। जो शरीर का जो मध्य है वह यहाँ पर देखें तो यहाँ पर यदि हो जाएगा जो शरीर का जो है ना मध्य से होकर, मतलब यहाँ से सेंट्रल से होकर यानी कि बाहर की ओर जो विकास होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं। यहाँ पर देखें यहाँ पर इंग्लिश पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट स्टेजेज द डेवलपमेंट ऑफ द मोटर स्किल स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर टू बॉडी एंड प्रोसीड टूवर्ड द एक्सट्रीम। मतलब कहने का मतलब हुआ कि बॉडी के सेंटर से मतलब बाहरी ओर जाना। तो इसको जो है ना हम क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमोडिस्टल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमोडिस्टल बोलते हैं। प्रॉक्सिमोडिस्टल के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, किसी भी बालक का विकास मतलब बीच से होकर बाहर की ओर हो रहा होता है, इसे हम प्रॉक्सिमोडिस्टल कहते हैं। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे की ओर बढ़े तो यहाँ पर दिया गया है कि विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है शैशवा अवस्था, दूसरा ऑप्शन है प्रारंभिक बाल अवस्था, तीसरा है मध्य बाल अवस्था और चौथा है किशोरावस्था। यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पर जो है ना बच्चे जो है ना कल्पनाशीलता में खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो यह मेरा सबसे सटीक आंसर हो जाएगा प्रारंभिक बाल्यावस्था, ईयरली चाइल्डहुड जो होगा वो सबसे सटीक आंसर होगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है चौथा क्वेश्चन आपके सामने दिख ही रहा होगा, निम्न में से कौन सी बच्चों के समाजीकरण की द्वितीयक संस्थाएं हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। पहला यहाँ दिया है परिवार, मीडिया, इसके बाद धार्मिक संस्थाएं, विद्यालय। तो यहाँ पर जो द्वितीय है यहाँ पर मीडिया हो जाएगा, धार्मिक संस्थाएं हो जाएगा और विद्यालय क्या हो जाएगा, यह सेकेंडरी एजेंसी है। जो बच्चों का समाजीकरण जो होता है, बच्चे अपने समाज से कुछ सीखते हैं, उसका जो द्वितीय एजेंसी है वह क्या है, विद्यालय हो गया, मीडिया हो गया, धार्मिक संस्थाएं हो गया। तो यहाँ पर देखिए 2, 3 और 4 किस में है, 2, 3 और 4। यहाँ पर यदि हम देखें 4 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2, 3, 4। यहाँ क्या हो जाएगा 2, 3, 4। तो 3 नंबर की ओर बढ़ सकते हैं। 2, 3 और 4। तो चलिए यहाँ पर आगे की ओर बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने दिख ही रहा होगा। एक रूही नाम की एक लड़की है। रूही को
3 पेंसिलें दिखाई जाती है। वह देखती है कि पेंसिल ख से बड़ी है और पेंसिल ग से बड़ी है। जो 3 पेंसिलें हैं, एक क है और दूसरा ख है और तीसरे ग है। तो यहाँ पर जो को पेंसिल जो है ख से बड़ी है, जो क पेंसिल है वह बड़ी है ख से, और ख जो पेंसिल है वह ग से बड़ी है। जब रूही यह निष्कर्ष निकालती है कि क ग से बड़ी है, तो वह जीन पियाजे की किस संज्ञानात्मक विकास की और विशेषताओं को दर्शाती है वह निकाल लेती है। अब देखिए यहाँ पर क्रमबद्धता पहला दिया है, दूसरा संरक्षण दिया है, दूसरा है सकारात्मक अनुभव, तीसरा है, चौथा है परिकल्पना आधारित निगमनात्मक सोच। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर से बड़ी है। जब रुचि यह निष्कर्ष निकालता है कि क ग से बड़ी है, तो वह जीन पियाजे के किस संज्ञानात्मक विकास की विशेषताओं को दर्शाता है। यहाँ पर देखें तो उसके अंदर क्या आ गया, वह जो है ना, यहाँ पर यदि हम देखें तो क्या होगा, क्रमबद्धता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रमबद्धता हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम चलते हैं। यहाँ जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या कर पाने के योग होता है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर सीरिएशन, मूर्त संक्रियात्मक, तो परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किक चिंतन नहीं कर पाता है, अमूर्त चिंतन भी नहीं कर पाता है, प्रत्याज्ञाप्ति डिडक्टिव रीजनिंग भी नहीं कर पाता है। तो बच्चे जो है ना सीरिएशन कर पाता है। क्या होता है, सीरिएशन कर पा रहा होता है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर तो आगे की ओर हम चलते हैं। तो आगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है। यहाँ पर दिया है कन्वेंशनल स्टेज, क्या दिया है, कन्वेंशनल स्टेज दिया है, अनकन्वेंशनल स्टेज दिया है, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज दिया है, प्री कन्वेंशनल स्टेज दिया है। तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर 2 जो होगा मेरा सही ऑप्शन होगा। क्या होगा, 2 नंबर। यहाँ पर यह कोई नैतिक विकास की अवस्था सिद्धांत में शामिल नहीं है। चलिए आगे की ओर देखते हैं हम। यहाँ पर दिया है एक अध्यापिका अपनी कक्षा के लिए लेव वाइगोस्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है। उसे निम्न में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, सामाजिक संदर्भों पर आधारित शिक्षण अधिगम की अभिकल्पना करना, विद्यार्थियों के अधिगम प्रयासों का गहन अवलोकन करना, अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना, आवश्यकता के अनुसार पड़ाव। यहाँ पर देखिए, हम सही ऑप्शन की ओर तलाश करें तो 8 नंबर का जो होगा, या अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना, निम्न में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए, यहाँ पर होगा, यह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 नंबर से बचना चाहिए। चलिए आगे की ओर हम चलते हैं। यहाँ पर चलते आगे की ओर। यहाँ दिया है लेव वाइगोस्की के अनुसार सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत में निम्न में से किसी विद्यार्थियों के अधिगम सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया गया है। तो सुसाध्य यहाँ टू द फैसिलिटेटर स्टूडेंट लर्निंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सजेस्टेड बाय ले वाइगोस्की इन हिज थ्योरी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया हुआ आपके सामने है। यहाँ पर सहकर्मी सहयोग्यता, सांस्कृतिक उपकरणों का अहस्तेप, रटकर याद करने पर बल, गैर संदर्भित पाठ्यक्रम। तो यहाँ पर देखें, ले वाइगोस्की ने पीयर कोलैबोरेशन के बारे में बात की है, मतलब कोलैबोरेशन लर्निंग के बारे में बात की है, सहकर्मी सहयोग्यता के बारे में उन्होंने बात किया है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर है किसी प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए। पहला ऑप्शन दिया है 10 नंबर कि कक्षा हमेशा कठोर नियंत्रण में रहे और सिर्फ अध्यापक को निर्देश देने चाहिए। दूसरा है अधिगम केवल कक्षा में ही होता है।
तीसरा है कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं। चौथा है विद्यार्थी केवल ड्रिल और अभ्यास के माध्यम से ही सबसे अधिक सार्थकता सीखते हैं। मतलब लर्नर लर्न मोस्ट मीनिंगफुली ओनली थ्रू ड्रिल एंड प्रैक्टिस। तो यहाँ पर यदि हम देखें, तो यहाँ पर कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लेकर आते हैं। क्या हो जाएगा? मेरा सही ऑप्शन देखते हैं प्रगतिशील कक्षा के बारे में। यहाँ बच्चे क्या होते हैं, अपनी जब कक्षा में आते हैं तो वो विभिन्न प्रकार के अनुभवों को लेकर क्लास में आते हैं। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं क्या है, यहाँ पर 11 नंबर देखते हैं। किस विचारक ने इस बात को नकारा कि बुद्धि एकल इकाई है और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो पहला दिया है जीन पियाजे ने, दूसरा दिया हॉवर्ड गार्डेनर ने, तीसरा है लेवाइगोस्की ने, चौथा है लॉरेंस कोहलबर्ग। यहाँ पर हॉवर्ड गार्डेनर पे सही ऑप्शन के साथ हम जा सकते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम। यहाँ पर दिया है कि खिलौनों के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी, मुझे यह खिलौना पसंद नहीं है क्योंकि लड़के गुड़िया से नहीं खेलते। यह किसका उदाहरण है? तो लड़के जो है ना गुड़िया से नहीं खेलते, यह किसका उदाहरण है? तो यहाँ पर जेंडर प्रासंगिकता है, जेंडर रिलीवेंस कहते हैं, जेंडर भेदभाव, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर स्टीरियोटाइप। तो यह क्या है? एक जेंडर स्टीरियोटाइप का प्रकार है, जेंडर रूढ़िवादिता का प्रकार है। चलिए यहाँ पर हम सही ऑप्शन मिल गया है, तो 12 का तीसरा नंबर जो होगा मेरा सही ऑप्शन होगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया है कि 13 नंबर, एक शिक्षक 1 महीने की अवधि के अंतराल में विद्यार्थियों को निबंध लिखने के लिए कई ड्राफ्ट लिखने के लिए सहयोग देता है। यदि एक शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थियों के सभी ड्राफ्ट को ध्यान में रखता है और उन सभी ड्राफ्ट पर काम करने की प्रक्रियाओं को भी मान्यता देता है, तो इस प्रकार के मूल्यांकन को हम क्या कहेंगे? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है मेरे पास योग्यात्मक, समेटिव, मानव संदर्भित, रचनात्मक, मान्यकृत। तो इस तरह के जो मतलब एक शिक्षक जो है ना विद्यार्थियों को कुछ निबंध दे दिया, इसके बाद ड्राफ्ट लिखने के लिए दिया, इसके बाद उसको मदद भी कर दिया, तो इस तरह के जो प्रक्रियाएं होती है उसको हम बोलते हैं रचनात्मक मूल्यांकन। क्या बोलेंगे? रचनात्मक मूल्यांकन उसको हम कह सकते हैं। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर है एक बहुभाषीय कक्षा में शिक्षक को क्या इन ए मल्टी लैंग्वेज क्लासरूम ए टीचर शुड, पहला है यहाँ पर दिया है वार्तालाप के लिए मातृभाषा के उपयोग को निरुत्साहित करना, ज़्यादातर विद्यार्थियों द्वारा बोली जा रही प्रमुख भाषाओं को ही स्वीकार करना चाहिए। तीसरा है भाषाओं की विविधताओं के बारे में जागरूकता लानी चाहिए और विद्यार्थियों को पसंद अनुसार भाषा के इस्तेमाल की अनुमति देनी चाहिए। चौथा है एक लक्ष्यांक भाषा जैसे कि अंग्रेजी को छोड़कर अन्य भाषाओं के प्रयोग की उपेक्षा करनी चाहिए। तो यहाँ पर यदि हम देखें भाषाओं की विविधता के बारे में जागरूकता लानी चाहिए और विद्यार्थियों को पसंद के अनुसार भाषा के इस्तेमाल पर अनुमति देनी चाहिए। तो मेरा यदि बहुभाषिकता क्या कहता है कि सभी भाषाओं को ध्यान में रखो, सबको मतलब समान भाव से देखो, तो उसी को हम बहुभाषिकता कहते हैं। चलिए इसका जो आंसर होगा करेक्ट आंसर 3 नंबर का हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार क्या कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर देखें हम तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर है केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए। दूसरा है समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए। अधिगमकर्ताओं के समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए। अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पर जो है ना
समस्या समाधान पर केंद्रित होना ही चाहिए। केवल पूर्व निर्धारित वस्तु पर केंद्रित, यहाँ पे केवल लग गया तो यह भी ऐसे ही गलत हो गया। चलिए यहाँ पर अधिगमकर्ताओं के समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए, यह भी सही है। अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए, तो यह भी सही है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो 15 का क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। 2, 3 और 4, 2, 3, 4 क्या हो जाएगा, मेरा सही ऑप्शन होगा। 2 हो गया, 3 हो गया और 4 मेरा क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन होगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। 16वां नंबर का क्वेश्चन है कि यहाँ पर आप लोगों के सामने दिख ही रहा होगा, पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए एक शिक्षिका हमेशा अपनी पसंद के ही कुछ बच्चों से उत्तर पूछ लेती है। शिक्षिका द्वारा किया गया यह कार्य क्या है? पहला ऑप्शन आपके सामने है, पाठ्यक्रम पूरा करने हेतु न्यायोचित है, मतलब इन ए जस्टिफाइड फॉर द कंप्लीटिंग द सिलेबस। दूसरा है, यह दर्शाता है कि शिक्षिका में अपनी कक्षा के श्रेष्ठ बच्चों को पहचानने का एक अच्छा कौशल है, यह भी नहीं होगा। विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित करना, यहाँ पर सभी विद्यार्थियों के समान सम्मिलन को सुनिश्चित करने में प्रभावशाली होगा। पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए एक शिक्षिका हमेशा अपनी पसंद के ही कुछ बच्चों से उत्तर पूछती है। शिक्षिका द्वारा यह कार्य क्या है? तो यहाँ विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित कर रहा है। तो शिक्षिका क्या कह रही है, मतलब विद्यार्थियों को जो समान अवसर है उससे वह वंचित कर रहा है, उसे हटा रहा है, उसे दूर भगा रहा है। चलिए आगे की ओर हम यदि मेरा सही ऑप्शन देखें तो यह क्या हो जाएगा, 3 नंबर मेरा सही ऑप्शन निकल कर आएगा। चलिए आगे की ओर हम देखते हैं। यहाँ पर गुणज वैकल्प से जूझते छात्र के समावेशन हेतु निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? कि कार्य पूर्ण करने के लिए सख्त समय बाध्यताएं निश्चित करना, विद्यार्थियों को दृश्य आधारित परिकलन, कैलकुलेटर और गणितीय संबंधित प्रयोज्यता का उपलब्ध करवाना। तीसरा है पाठ्यांश में मौजूद प्रसंगोचित जानकारी को निष्पक्ष करने के लिए अतिरिक्त विषय को जोड़ना। इंक्लूड द एडिशनल कंटेंट टू द ओवरशैडो रिलेवेंट इन द टेक्स्ट कंटेंट। विद्यार्थियों के अधिगम के आकलन के लिए सिर्फ मानकीकृत तरीकों का इस्तेमाल करना। यूज ओनली स्टैंडर्डाइज वे ऑफ द सेंडिंग स्टूडेंट लर्निंग। तो यहाँ पर यदि हम देखें विद्यार्थियों को दृश्य आधारित परिकलन और गणितीय संबंधी प्रयोजनों को उपलब्ध करवाना। प्रोवाइड द विजुअल कैलकुलेटर एंड मैथ एप्स टू द स्टूडेंट। तो यहाँ पर सही ऑप्शन की ओर बढ़े तो मेरा 2 नंबर क्या आ जाएगा, सही ऑप्शन होगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर 18 नंबर क्या हो जाएगा, एक दृष्टिबाधिता वाले विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं होगी? जो अंधा है, यहाँ पर पहला है स्पर्पिक ग्लोब, टेक्टल ग्लोब, छोटे अक्षरों वाली पुस्तकें, दृश्य पठन सॉफ्टवेयर, ब्रेल लिपि वाली पुस्तकें। यहाँ पर देखिए छोटे अक्षरों वाली पुस्तकें हुआ उससे दृष्टिबाधित बच्चों के लिए क्या होगा, यह उपयोगी नहीं होगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। यहाँ 19 नंबर दिया गया है कि कथन ए, भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापिका को लिखित सामग्री के साथ साथ श्रवण पुस्तकें भी उपलब्ध करवानी चाहिए। क्या है, श्रवण पुस्तक भी उपलब्ध करवानी चाहिए। और तर्क एक प्रस्तुतिकरण के विविध विकल्प विभिन्न अधिगमकर्ताओं की जरूरतों को पूरा कर पाते हैं, जैसे पठन विकारों से जूझते विद्यार्थी। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है, सही विकल्प को चुनें। तो भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापिका को लिखित सामग्री के साथ साथ श्रवण पुस्तकें भी उपलब्ध करानी चाहिए। प्रस्तुतिकरण के विविध पहला है
और दूसरा दिया आर दिया है प्रस्तुतिकरण के विविध विकल्प विभिन्न अधिगमकर्ताओं की जरूरतों को पूरा कर पाते हैं, जैसे कि पठन विकारों से जूझते विद्यार्थी। यहाँ पहला ऑप्शन की ओर बढ़े। ए और आर दोनों सही है और आर जो है ना ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। 3 नंबर ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों सही है। यदि हम ऑप्शन देखें तो यहाँ पर ए सही है और आर जो है ना ए की सही व्याख्या करता है। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला नंबर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। एक सृजनात्मकता बालक में निम्न में से कौन सा गुण मौजूद होंगे? एक अपसारी चिंतन दिया पहला, अभिसारी चिंतन, अमूर्त चिंतन की वजह नवीन उपमुख उत्पादन। तो यहाँ पर देखें जो सृजनात्मकता वाला बालक होता है उसके अंदर डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है, तो पहला तो होगा ही। यहाँ पर दूसरा देखें अभिसारी चिंतन, यह तो नहीं होगा, तो 2 किस्में नहीं है। तो अमूर्त चिंतन की योग्यता नवीन उपमुख उत्पादन, तो यहाँ पर देखें हम तो यहाँ पर देखें 1, 3 और 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1, 3 और 4। 1, 3 किस में है? तो 3 नंबर क्या हो जाएगा? मेरा सही ऑप्शन होगा। क्या हो जाएगा? 3 नंबर क्या होगा? मेरा सही ऑप्शन होगा। चलिए 3 नंबर ऑप्शन। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर 21 नंबर आपके सामने सवाल है कि कथन ए कक्षा में मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को विविध विधियों का प्रयोग करना चाहिए। कारण ए कक्षा में बच्चे की सफलता और असफलता को केवल पेपर पेंसिल परीक्षाओं के द्वारा ही सही और पूर्ण निर्धारित किया जा सकता है। यहाँ पर देखें पहला ऑप्शन दिया है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या है? ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। कक्षा में मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को विविध विधियों का प्रयोग करना चाहिए। एक कक्षा में बच्चे की सफलता और असफलताओं को केवल पेपर पेंसिल परीक्षा के द्वारा ही सही और पूर्ण रूप से निर्धारित किया जा सकता है। तो यहाँ पर यदि हम सही ऑप्शन की तलाश करें तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मेरा ए नंबर क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर देखें 22 नंबर का सवाल है आपके सामने। किसी संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए एक अध्यापिका विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करती है। उसके बाद विद्यार्थियों को उन उदाहरणों द्वारा एकत्रित जानकारी के आधार पर नियम निर्धारित करने को कहती है। इस क्रिया में अध्यापिका किस अधिगम का इस्तेमाल कर रही है? निगमनात्मक, डिडक्टिव का, आज्ञानात्मक, अनुकरणात्मक और प्रतिस्पर्धात्मक। तो यहाँ पर हम देखें 22 नंबर का, तो यहाँ जो है ना किसी संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए एक अध्यापिका विभिन्न उदाहरणों को प्रस्तुत कर रही है। उसके बाद विद्यार्थियों को उन उदाहरणों द्वारा एकत्रित जानकारी के आधार पर नियम, मतलब उदाहरण से जा रहे हैं हम, उदाहरण से नियम की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखें आगमन विधि होगा। क्या होगा? आगमन विधि। आगमन विधि में हम क्या करते हैं? पहले उदाहरण लेते हैं, इसके बाद हम नियम की ओर जाते हैं। तो इनमें क्या हो जाएगा? इंडक्टिव मेथड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आज्ञानात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि कक्षा के नियमन में विद्यार्थी की सहकारिता हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? जो विद्यार्थी, मतलब एक अध्यापक को क्या करना चाहिए कक्षा में यदि किसी विद्यार्थी की सहकारिता, मतलब उसको मदद पहुंचाने के रूप में। टू द गेन कोऑपरेशन ऑफ द स्टूडेंट इन क्लासरूम मैनेजमेंट ए टीचर शुड स्वयं की कठोर और अटल नियमों का निर्धारण। दूसरा, विद्यार्थियों के दुर्व्यवहार के बारे में अभिभावकों से बार बार शिकायत। मापदंडों का पालन न करने पर विद्यार्थियों की भर्त्सना। मापदंडों और नियमों को स्थापित करते समय विद्यार्थियों की सहभागिता। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो सही ऑप्शन क्या होगा? मेरा 23 का देखें मापदंडों और नियमों को स्थापित करते समय विद्यार्थियों की सहभागिता। तो यहाँ पर यदि हम सही ऑप्शन की ओर देखें तो चौथा नंबर मेरा क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन होगा। चलिए आगे की ओर देखते हैं।
कि यहाँ पर वह विकल्प चुनिए जो उन संदर्भों का सही चुनाव करता है जिनमें बच्चे के लिए अधिगम हो पाता है। पहला है खेलकूद, दूसरा है घर, तीसरा है कक्षा कक्ष। तो यहाँ पर जो हो जाएगा 24 नंबर का सही जवाब की ओर हम तलाश करें तो यहाँ पर 1, 2 और 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आगे की ओर हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक छात्रों में समस्या समाधान कौशलों के विकास हेतु प्रभावशाली नहीं है? मुद्दों और चर्चों को सुसाध करना और छात्रों को चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। समस्याओं को हल करने के लिए छात्रों को विचार मंथन एवं विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरा है समस्या का समाधान खोजने के लिए छात्रों को विविध प्रकार की शिक्षण सामग्री का प्रदान करना। हर समस्या के लिए एक जैसी पूर्व निर्धारित चरणदर प्रक्रियाओं के इस्तेमाल पर बल देना। तो यहाँ पर यदि हम देखें कि हर समस्या के लिए एक जैसी पूर्व निर्धारित चरण दर चरण प्रक्रियाओं का इस्तेमाल पर बल देना, यही मेरा सही ऑप्शन होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? नहीं बोल रहा है, सॉरी। यहाँ पर मुद्दों पर चर्चा को सुधार करना और छात्रों को चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, यह भी सही है। या नहीं दे रहा है, नहीं वाले क्वेश्चन में जो गौर से देखना है, समस्याओं को हल करने के लिए छात्रों को विचार मंथन एवं विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना, समस्या का समाधान खोजने के लिए छात्रों, यहाँ पर क्या हो जाएगा? चौथा नंबर मेरा सही ऑप्शन होगा। जो नहीं बोला होगा, जो गलत होगा, वही मेरा सही ऑप्शन होगा। चलिए आगे की ओर यहाँ पर देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक संरचनावादी कक्षा का अभिलक्षण है? पहला ऑप्शन दिया है अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता का निष्क्रिय होते हैं। पाठ पुस्तकों को यंत्रवत याद करना अत्यधिक महत्व दिया जाता है। कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। कक्षा में बच्चों को पिछले अनुभवों का उपयोग के नए ज्ञान की रचना किया जाता है। तो यहाँ पर यदि हम देखें 26 का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? यही 4 नंबर क्या हो जाएगा? मेरा सही ऑप्शन होगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं निम्न में से कौन सी विचारधारा बच्चों के अधिगम में अवरोधक है? यहाँ पर दिया है पहला, त्रुटियाँ अधिगम की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटियाँ करना एक लज्जाजनक है। त्रुटियाँ अधिगमकर्ताओं की संकल्पना समझ के अंतरालों की जानकारी देती है। और चौथा है अधिगमकर्ताओं को डांट के भय के बिना त्रुटियाँ करने के लिए मौका मिलना चाहिए। तो यहाँ पर यदि हम देखें सही ऑप्शन की ओर हम तलाश करें तो 27 नंबर का क्या हो जाएगा मेरा? यहाँ अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटि करना एक लज्जाजनक कार्य है। यह अवरोधक है। क्या है? यह अवरोधक है। क्या हो जाएगा? यह अवरोधक है। यही मेरा सही ऑप्शन होगा। तो मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन सा अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन? अपने अधिगम को दृढ़ करने के लिए शोध करते समय अमन विभिन्न स्रोतों की सहायता लेता है। नगद इनाम पाने हेतु रेयान एक परियोजना के लिए विभिन्न स्रोतों की खोज करता है। सितारा अपने स्व संतोषण के लिए अपने से बड़ों से नियमित तौर पर प्रतिपुष्टि लेती है। अपनी व्यक्तिगत अभिरुचि एवं अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कुलमित क्रियाकलाप का नियमित रूप से अभ्यास करता है। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर नगद इनाम पाने हेतु रेयान एक परियोजना के लिए विभिन्न स्रोतों की खोज करता है। मतलब नगद इनाम, तो ये क्या है? बाहरी मोटिवेशन है। क्या है? यह बाहरी अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है। क्या हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। यहाँ कोविड-19 महामारी के दौरान तनाव ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप प्रभावित किया। यह निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? 29 नंबर दिया है। यहाँ पर प्रतियोगिता और संज्ञान का, संज्ञान और संवेग का, आनुवांशिकता एवं निष्पादन का, आनुवांशिकता और वातावरण का। तो यहाँ पर जो है ना संज्ञान और संवेग को जो है इन्होंने प्रभावित किया। कॉग्निटिव एंड इमोशन को इन्होंने क्या क्या प्रभावित किया। चलिए आगे की ओर देखते हैं। सबसे लास्ट क्वेश्चन है, अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः हो तो शिक्षक केंद्रित हो, यह भी नहीं है। सहपाठियों द्वारा निर्देशित हो, पाठ पुस्तक द्वारा स्वनिर्देशित हो। तो यहाँ पर यदि देखें तो यदि हम सही ऑप्शन की तलाश करें, सबसे बेटर ऑप्शन होगा स्वनिर्देशित हो, सेल्फ डायरेक्टेड हो। क्या हो? सेल्फ डायरेक्टेड हो। तो क्या होगा? सही ऑप्शन मेरा 4था नंबर होगा।
चलिए आगे की देखते हैं। ओह, यहाँ पर सेशन समाप्त हो गया। यदि वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो अब हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। और पहली बार हमारे चैनल पर आए हो, कृपया अगर विजिट किए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस तरह के वीडियो पाने के लिए हमसे हमेशा के लिए जुड़े रहें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।